कहानी की शुरुआत एक जवान लड़के डोनी से हुई जो रेगिस्तान में शिकार करने निकला था और एक जानवर को मारने ही वाला था कि तभी उसका छोटा भाई एरिक अचानक बीच में आ गया, जिसे डोनी का निशाना चूक गया। ये देख एरिक ने तुरंत माफी मांगी, मगर वो गुस्से में चिढ़ गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। गुस्से में यूं ही भटकते हुए डोनी की नजर एक गुफा पर पड़ी। उसने कुछ पल सोचा, फिर जिज्ञासा में आकर अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाकर डोनी की नजर गुफा की चट्टानों पर पड़ी, जहां हरे रंग का चिपचिपा स्लाइम फैला हुआ था। थोड़ी और आगे बढ़ने पर उसने जमीन पर एक हिरण का सड़ा गला शव देखा, जो किसी अजीब से ककून में लिपटा हुआ था। तभी अचानक पीछे से एक विशाल और भयानक जीव उस पर टूट पड़ा। उस राक्षस ने डोनी को देखते ही जोरदार दहाड़ मारी। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत देखकर डोनी का होश उड़ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब डोनी को होश आया तो उसके कानों में एक तेज गूंज लगातार गूंज रही थी और वो लड़खड़ाता हुआ किसी तरह गुफा से बाहर निकल आया। काफी मुश्किल से बाहर आकर उसने अपना मुंह धोया, लेकिन उसका शरीर अब भी डर से कांप रहा था और दिमाग में बार बार उस राक्षस की भयानक दहाड़ गूंज रही थी। जब वो गाड़ी तक पहुंचा तो देखा कि उसका भाई एरिक वहां नहीं था। डोनी ने उसे फोन मिलाया, मगर घंटी उसकी ही कार की पिछली सीट से बज रही थी। ये देखकर डोनी और बेचैन हो गया। कुछ देर बाद वो पास के एक बार में पहुंचा। वहां बैठते ही उसने कुछ लोगों की बातचीत सुनी। वे बोल रहे थे कि हाल ही में आसपास कई गायें मरी हुई मिली हैं। उनका हाल बेहद डरावना था। किसी ने उनके शरीर पूरी तरह फाड़ दिए थे। कुछ गायों की लाशों पर वही हरा स्लाइम चिपका हुआ था और कुछ तो अजीब से ककून में लिपटी हुई थी। ये सुनते ही डोनी की सांसें थम गईं। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, ये सब बारू नाम के मांसखोर राक्षस का काम है। बाकी लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन तभी डोनी के कानों में अचानक फिर वही तेज गूंज भर गई। उसका सिर चकराने लगा और अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब 3 महीने की बाद की कहानी, जहां डिटेक्टिव रे और मैक्रॉय एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। तभी अचानक वहां डोनी आ गया। उसे देखते ही मैक्रॉय ने आंखें घुमा ली, क्योंकि वो जानता था कि डोनी फिर उसी काल्पनिक राक्षस की बात छेड़ेगा। थोड़ी ही देर में डोनी बिना कुछ कहे उनकी टेबल पर आकर बैठ गया और अपने बैग से अखबार निकालकर उनके सामने रख दिया। उसने बोलना शुरू किया कि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक एरिक रेगिस्तान में रास्ता भटक गया था और किसी हादसे में उसकी मौत हो गई। लेकिन डोनी को यह सच नहीं लगा। उसे यकीन था कि एरिक की मौत उसी रहस्यमयी राक्षस के हमले से हुई थी। ये सुनकर रे का सब्र टूट गया। वो गुस्से में बोला, एरिक मेरा भी दोस्त था, लेकिन सबको पता था कि उसकी नशे की आदत ने उसे बर्बाद कर दिया था। डोनी ने और कुछ कहने की कोशिश नहीं की। वो चुपचाप उठा और वहां से चला गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। चलते चलते उसे अपने भाई से रिश्तों की कड़वाहट और पिता की मौत की यादें सताने लगीं। जब डोनी अपने घर पहुंचा तो उसकी नजर दीवारों पर पड़ी, जहां हर तरफ तस्वीरें और अखबार की कटिंग्स चिपकी हुई थीं, जो उस रहस्यमयी राक्षस की तलाश की कहानी बता रही थीं। इन्हें देखकर साफ लग रहा था कि डोनी अपनी जिद और जुनून में कितना डूब चुका था, लेकिन अब उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी थीं। उसी समय अचानक उसके कंप्यूटर पर एक मैसेज आया। ये मैसेज प्रोफेसर चार्ल्स का था, जो पैरानॉर्मल स्टडीज का एक्सपर्ट माना जाता था। उस मैसेज में डोनी को मिलने के लिए बुलाया गया था। अगले दिन डोनी कॉलेज पहुंचा, जहां चार्ल्स अपनी क्लास को लेक्चर दे रहा था। क्लास खत्म होने के बाद चार्ल्स ने डोनी को अपने ऑफिस में बुलाया। वहां डोनी ने उन्हें अपनी रिसर्च के बारे में बताया और रेगिस्तान का नक्शा दिखाया। उसने कहा कि गुफा के पास ही एक पुरानी सरकारी इमारत है। सरकार का दावा था कि वो सिर्फ छोड़ी हुई खदान है, लेकिन इंटरनेट पर उसके बारे में कई थ्योरीज चल रही थी। वही डोनी का मानना था कि वो राक्षस भागकर उसी गुफा में छुपा था। अपनी बात रखते समय डोनी बार बार दोहराता रहा, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन डोनी हैरान रह गया जब प्रोफेसर चार्ल्स ने उसकी बात पर यकीन जताया। चार्ल्स बोला, मैंने खुद सरकार के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, बस थोड़ा सब्र करो, मैं इस मामले की जांच शुरू करता हूँ। उसी रात 3 दोस्त उस रहस्यमयी इलाके के पास वाली झील में तैरने गए। उनमें से 2 लड़कियां झील में उतर गईं, लेकिन तीसरी लड़की पानी में जाने से डर रही थी। उसे लग रहा था कि धुंध के बीच कुछ छिपा हुआ है। उसकी बात सुनकर बाकी दोनों हंसने लगीं और उसे पानी में उतरने के लिए जबरदस्ती करने लगीं। लड़की ने जैसे ही झील में कदम रखा, तभी अचानक पीछे से एक लंबा टेंटिकल निकला और पलक झपकते ही उसने उसकी गर्दन काट दी। और ये देखकर बाकी दोनों लड़कियां डर से पागल होकर चीखने लगीं। अगले दिन प्रोफेसर चार्ल्स ने डोनी को कॉल किया। उसने कहा कि एक नया सुराग मिला है और चेतावनी दी कि अगर सच जानना है तो उसे तुरंत वहां पहुंचना होगा। डोनी ने बिना देर किए हामी भरी और तुरंत घर से निकल पड़ा। कार में बैठते ही अचानक मॉर्गन नाम की लड़की आ गई, वही लड़की जिसे डोनी ने कॉलेज में चार्ल्स की क्लास में देखा था। मॉर्गन रहस्यमयी और अजीब केसों की दीवानी थी। उसने बोला कि उसने उस दिन चार्ल्स और डोनी की बातचीत सुन ली थी। अब वो जिद कर रही थी कि वो भी इस सफर में उसके साथ जाएगी। डोनी ने पहले उसे मना किया, लेकिन फिर मान गया। दोनों झील पहुंचे। वहां उन्हें झटका लगा जब पानी के किनारे उस लड़की का सिर पड़ा मिला। मॉर्गन ने थोड़ी दूरी पर एक और लड़की को देखा, जो एक विशाल ककून में फंसी हुई थी, बिल्कुल वैसा ही ककून जैसा डोनी ने गुफा में देखा था। और पास जाकर उन्होंने तीसरी लड़की के अवशेष देखे। उसका शरीर लगभग पूरा खाया जा चुका था।
ये देख के डोनी को अजीब लगा, क्योंकि राक्षस ने सिर्फ उसी लड़की को पूरा निगल लिया। मॉर्गन ने अंदाजा लगाया शायद उसमें कुछ खास था। इसी बीच डोनी के फोन पर चार्ल्स का मैसेज आया, तुरंत वहां से निकलो, पुलिस पहुंच रही है। मॉर्गन ने जल्दी जल्दी कुछ सैंपल उठाए और दोनों कार की तरफ भागे। रास्ते में उनका सामना सीधे डिटेक्टिव रे से हो गया। दोनों कारें एक दूसरे के पास से गुजरी और रे ने तुरंत डोनी को पहचान लिया। कॉलेज लौटने के बाद चार्ल्स ने सैंपल्स को ध्यान से देखा और हैरानी से कहा, इसके अंदर अब भी जिंदा कीड़ा है। फिर उसने अपनी नोटबुक निकाली जिसमें पुराने नोट्स और डरावनी तस्वीरें बनी थीं। चार्ल्स ने बताया कि उस राक्षस का नाम है बरुशकना रोसाला, एक पौराणिक जीव जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय बाहर आता है। डोनी को यह सब झूठ और बकवास लगा। उसने गुस्से में कहा, ये सब परियों की कहानियां हैं। लेकिन चार्ल्स ने शांत रहकर समझाया कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मिली कहानियां उसकी बात से मिलती जुलती हैं। फिर उसने डोनी से कहा कि वो थोड़ा आराम करे। उसी समय मॉर्गन ने सैंपल्स पर और टेस्ट शुरू कर दिए। लैब से बाहर निकलते हुए डोनी उस नाम पर बार बार सोचता रहा, बरुशकना रोसला। तभी उसे याद आया कि बार में मिले बूढ़े आदमी ने भी उस राक्षस को बरू कहा था। उसने तुरंत उसी बार पर कॉल किया। फोन जेरी नाम के शख्स ने उठाया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि डोनी वही है जो कुछ महीने पहले उसके बार में बेहोश हो गया था, उसने साफ बोल दिया कि वो कोई मदद नहीं करेगा। फोन करते ही डोनी ने अपनी कार की डिक्की से अजीब सी आवाजें सुनी। अचानक डिक्की जोर से खुली और उसमें से एक चिपचिपा जीव बाहर निकल आया। ये देखकर डोनी घबरा गया और घबराहट में कार को तेज मोड़ दिया। झटके से वो जीव सड़क पर गिर पड़ा। डोनी ने तुरंत गाड़ी रोकी और बंदूक लेकर बाहर निकल आया। कुछ ही पल बाद वही जीव उसके सामने आ खड़ा हुआ। डोनी ने बिना समय गंवाए गोली चला दी जो उसके कंधे में लगी। उसी पल डोनी की नजर उसके चेहरे पर गई। उस चेहरे में उसे अपने भाई एरिक की झलक दिखाई दी। ये देखकर डोनी अंदर तक हिल गया और फिर से उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। कुछ देर बाद जब उसने खुद को संभाला तो पाया कि वो जीव वहां से गायब हो चुका था। फिर डोनी वहां से निकल गया। अगले दिन डोनी कॉलेज लौटा। वहां मॉर्गन ने उसे अपने नए शोध दिखाए। उसने बताया कि वो जीव दरअसल एक वायरस फैलाता है जो इंसान के शरीर पर काबू पाकर उसके जीन्स बदल देता है और धीरे धीरे उसे राक्षस में बदल देता है। ये सुनकर डोनी ने घबराकर पूछा, क्या इस प्रक्रिया को वापस पलटा जा सकता है? मॉर्गन ने कहा कि उसे इसका कोई जवाब नहीं पता और बोली कि चार्ल्स से पूछना भी संभव नहीं है क्योंकि वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। इसी बीच डिटेक्टिव रे का फोन आया। रे ने कहा कि उसे उसके भाई के केस में बड़ा सुराग मिला है और मिलने के लिए एक पता बताया। डोनी ने बिना कुछ बताए मॉर्गन को वहीं छोड़ दिया और तुरंत रे से मिलने निकल गया। वहां पहुंचकर रे ने 3 लड़कियों के केस की बात की और डोनी को डांटते हुए कहा, अगर उस दिन मैं वहां नहीं होता तो पुलिस तुझे ही मुख्य आरोपी मान लेती। फिर उसने पूछा कि डोनी को हमले के बारे में पहले कैसे पता चला। डोनी ने चार्ल्स का नाम नहीं लिया, बस कहा कि वो एरिक की गुमशुदगी की जांच करते हुए वहां पहुंचा था। रे ने माना कि पुलिस ने उस केस पर सही ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद रे उसे झरने पर ले गया। वहां उसने एरिक की कुछ चीजें पाई और झरने के पास ही उसे एक चिपचिपा और खाली ककून मिला, जैसे किसी इंसान को उसमें बंद करके बदल दिया गया हो। उसी समय अचानक मॉर्गन वहां आ पहुंची। इसके बाद डोनी मॉर्गन को अपने घर ले गया। वहां उसने पिछली रात देखे गए जीव के बारे में बताया। डोनी ने कहा, उस राक्षस का चेहरा बिल्कुल एरिक जैसा था, लेकिन शायद ये सिर्फ मेरा भ्रम भी हो सकता है। लेकिन मॉर्गन को यह बात भ्रम नहीं लगी। उसने गंभीर आवाज में कहा, वो जीव इंसानों को ककून में इसलिए बंद करता है ताकि अपनी नस्ल बढ़ा सकें। फिर दोनों ने तय किया कि अब उन्हें खुद ही जांच करनी होगी। वे चोरी छिपे मॉर्ग पहुंचे। अंदर पहुंचते ही उन्होंने जल्दी ही वो ककून ढूंढ लिया। जब मॉर्गन ने ककून को छुआ तो वो तुरंत हिलने लगा और अंदर का जीव जोर जोर से तड़पने लगा। अगले ही पल वो चिपचिपे खून और तेज बदबू के साथ फट पड़ा। उसके भीतर से निकला एक भयानक राक्षस सीधे मॉर्गन की तरफ झपटा। ये देख डोनी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उसे जमीन पर फेंक दिया। उसी समय डिटेक्टिव मैक्रॉय अंदर आया। उसके साथ एक FBI एजेंट भी था। उन्हें देखकर राक्षस तुरंत उनकी ओर बढ़ा और उन पर हमला कर दिया। रे घबराकर अपने साथी को आगे धकेल दिया, जिससे एजेंट का हाथ बुरी तरह कट गया। लेकिन अगले ही पल राक्षस ने रे पर हमला किया और उसे मार डाला। कुछ ही पल बाद जीव की हालत अचानक बिगड़ गई और उसका पूरा शरीर फट पड़ा। इस हमले में FBI एजेंट भी बच नहीं सका। ये सब देखकर मॉर्गन बुरी तरह कांप रही थी। कांपती आवाज में उसने कहा, उस ककून से जो लड़की निकली वो रेचल थी, मेरी क्लासमेट। अगली सुबह मॉर्गन की तबीयत बिगड़ गई। आईने में झांकते हुए उसने देखा कि उसकी पीठ पर गहरी खरोच के निशान थे, लेकिन उसने ये राज डोनी से छुपा लिया। वो चुपचाप उसके साथ रेस्टोरेंट चली गई, जहां डिटेक्टिव रे पहले से उनका इंतजार कर रहा था। बैठते ही रे ने बताया कि सिर्फ रेचल ही नहीं बल्कि झील से गायब हुई बाकी 2 लड़कियां भी प्रोफेसर चार्ल्स की स्टूडेंट्स थीं। उसने ये भी बोला कि चार्ल्स को उस हादसे की जानकारी पहले से थी, लेकिन अब वो 1 हफ्ते से रहस्यमय तरीके से लापता था। ये सुनकर डोनी ने बोला कि इसमें प्रोफेसर की कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे पहले तो उसने ही प्रोफेसर से संपर्क किया था। लेकिन मॉर्गन ने तुरंत इनकार किया। उसने कहा, नहीं डोनी, ये सच नहीं है।
प्रोफेसर ने मुझसे एरिक के गायब होने की जांच करने को कई हफ्ते पहले ही कहा था, तुम्हारे कॉलेज आने से भी पहले। फिर रे ने खुलासा किया कि जिसे वे प्रोफेसर चार्ल्स समझते थे वो असल में साइंटिस्ट फ्रैंक रैनकॉफ था, और वो उस गुप्त प्रयोगशाला का हिस्सा था जो रेगिस्तान के खदान में था। उसके एक प्रयोग में भयानक गलती हुई जिसमें उसके कई साथी मारे गए। इसके बाद रे ने कहा कि वो अब अकेले जांच जारी रखेगा और डोनी और मॉर्गन को चेतावनी दी कि वे अब किसी भी खतरे में खुद को न डालें। रेस्टोरेंट से निकलते समय रे को अचानक एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने देखा सामने सड़क पर एक गंजा आदमी खड़ा था। रे ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वो आदमी बिना पीछे देखे आगे बढ़ता रहा और पास की एक बिल्डिंग में घुस गया। रे तुरंत सतर्क हो गया। उसने बंदूक निकाली और सावधानी से बिल्डिंग के अंदर घुसा। उसने जोर से कहा, बाहर आओ। लेकिन उसी पल छत से एक भयानक जीव उस पर पीछे से कूद पड़ा। रे घबराया, पर जब उसने उस जीव का चेहरा देखा तो उसके कदम थम गए। वो कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त एरिक था। इसी दौरान डोनी और मॉर्गन प्रोफेसर चार्ल्स के ऑफिस पहुंचे और वहां रखे कागज देखने लगे। कागजों को देखते हुए उन्हें पता चला कि एरिक पिछले साल चार्ल्स की क्लास में दाखिल हुआ था और प्रोफेसर चार्ल्स ने सभी स्टूडेंट्स की फाइलें बनाई थी और उनके ऊपर रहस्यमय रिपोर्ट्स भी लिखी थी। उन रिपोर्ट्स में ज्यादातर स्टूडेंट्स का रिजल्ट नेगेटिव था, लेकिन मॉर्गन की फाइल में लिखा था कि उसका रिजल्ट अभी भी इनकम्प्लीट था। दिन के अंत में डोनी ने कई बार रे को फोन किया, लेकिन वो अब उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था। मॉर्गन ने सबूतों को जोड़कर एक डरावना अनुमान लगाया। उसने कहा कि हर इंसान बारू के डीएनए के साथ मैचेस नहीं कर सकता, इसलिए रिप्रोडक्शन कई बार फेल हो जाता है, जैसे रेचल के साथ हुआ। चार्ल्स के टेस्ट शायद ककून के लिए सही कैंडिडेट चुने का तरीका थे। इसका मतलब था कि प्रोफेसर और मॉन्स्टर के बीच कोई गुप्त साजिश हो सकती है। रे से संपर्क न होने पर मॉर्गन ने फैसला किया कि वो अपने तरीके से जांच आगे बढ़ाएगी। उसने डोनी पर हिप्नोसिस का प्रयोग किया। हिप्नोसिस की अवस्था में डोनी की यादें धीरे धीरे लौटने लगीं। उसे गुफा का मंजर साफ दिखाई देने लगा जहां एरिक उसके साथ था। डोनी ने महसूस किया कि उसका भाई उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और बरू को उसके बिल से बाहर निकालना में सफल हो गया था, लेकिन अंत में वो उसका शिकार बन गया, उसी जगह जहां उन्हें एक ककून मिला था। कुछ समय बाद मॉर्गन ने सरकार के सिस्टम को हैक किया और वहां से उस खदान का सीक्रेट डेटा निकाल लिया। उसी डेटा में उन्हें एक और साइंटिस्ट का नाम मिला। डोनी को यह सुराग बेहद महत्वपूर्ण लगा, लेकिन मॉर्गन की लगातार खांसी और अचानक गुस्से के दौरे ने उसे चिंता में डाल दिया। थोड़ी देर बाद मॉर्गन चक्कर खाकर लड़खड़ाने लगी। डोनी ने तुरंत उसे सहारा दिया। तभी गलती से उसका हाथ मॉर्गन की बांह पर लगी खरोंच से छू गया। डोनी को समझ आया कि ये चोट उसे रेचल से हुई लड़ाई के समय लगी थी। इसीलिए डोनी ने अकेले ही उस औरत से मिलने जाने का फैसला किया। अगले दिन जब वो औरत अपने काम से बाहर निकली तो डोनी उसके सामने पहुंच गया। उसने उसे रोका और प्रोफेसर चार्ल्स के साथ उसकी तस्वीर दिखाकर ये साफ कर दिया कि वो सच जानता है और अब उसे जवाब चाहता है। वो औरत घबरा गई। उसने डोनी से हाथ जोड़कर कहा कि वो उसे छोड़ दे और परेशान ना करे। उसने साफ बोला कि अगर उसने कोई राज बताया तो उसकी जान जा सकती है। लेकिन जब डोनी ने कहा कि बारू उसके भाई एरिक को ले गया है तो लिंडा का चेहरा दुख से भर गया। उसने कहा कि इस हालात में सिर्फ वही इंसान बच सकता है जिसका डीएनए पूरी तरह 100% संगत हो। आखिर में वो जल्दी से वहां से चली गई और जाते जाते डोनी को चेतावनी दी, चार्ल्स बहुत खतरनाक आदमी है। औरत के जाने के बाद डोनी अपनी कार की तरफ बढ़ा और जैसे ही वो अंदर बैठा उसने देखा कि पिछली सीट पर चार्ल्स बैठा हुआ था। चार्ल्स ने उसे कोई धमकी नहीं दी, बस इतना ही बोला, चलो मैं तुम्हें अभी एरिक के पास ले चलता हूँ। डोनी ने उसकी बात मानी और कार चलाकर एक पुरानी बंद हुई फैक्ट्री पहुंचा। वहां उसने अपने भाई एरिक को देखा, लेकिन वो जंजीरों में बंधा था। वहीं चार्ल्स ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा कि बारू धरती पर सदियों पहले आया था। कोई नहीं जानता कि वो कहां से आया, लेकिन उसका मकसद साफ था। वह हमेशा से अपनी प्रजाति को बढ़ाना चाहता था, लेकिन उस प्रक्रिया में ना इंसान बच पाते थे और ना जानवर। चार्ल्स ने आगे बताया कि इस रहस्य को समझने के लिए एक गुप्त लैब बनाई गई थी। वहां शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि असली समस्या डीएनए इनकम्पैटिबिलिटी थी। इसी वजह से रिप्रोडक्शन कभी सफल नहीं हो पाया। फिर चार्ल्स की आंखों में अजीब सी चमक आई। उसने कहा, सही कैंडिडेट ढूंढने के लिए मैंने हजारों ऑर्गेनिजम्स पर टेस्ट किए। मैं इस प्रजाति को रिप्रोड्यूस करने की धुन में पूरी तरह पागल हो गया था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि बारू कब तक जिंदा रहेगा। उसने आगे बताया कि जब बारू लैब से भागा तो उसने रास्ते में पूरी टीम को मार डाला। अपनी पहचान छिपाने के लिए चार्ल्स ने प्रोफेसर का रूप ले लिया और अपना काम जारी रखा। फिर वो मुस्कुराया और बोला, एरिक को ट्रैप करने का आइडिया भी मेरा ही था, और देखो आज तक कोई भी ककून से इतना समय तक जिंदा नहीं रहा। ये सुनते ही डोनी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चार्ल्स पर हमला कर दिया, लेकिन चार्ल्स तैयार था। उसके हाथ में हथियार पहले से था। वो ठंडी आवाज में बोला, मेरे प्लान में बस एक ही गलती थी, एरिक की ड्रग एडिक्शन। इसी वजह से उसका शरीर अब तेजी से टूट रहा है, और इसलिए अब मेरी आखिरी उम्मीद तुम हो डोनी। तुम्हारा डीएनए एरिक जैसा है, लेकिन तुम्हारी लाइफ हैबिट्स हेल्थी हैं। तुम ही सही कैंडिडेट हो।
इतना बोलकर चार्ल्स ने एरिक की जंजीरें खोल दी और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। अब डोनी अपने ही राक्षस बने भाई के साथ अंदर फंस चुका था। एरिक जैसे ही आजाद हुआ, उसने डोनी पर हमला कर दिया। डोनी ने उसे समझाने की कोशिश की, हम भाई हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि ये काम नहीं करेगा। मजबूरी में डोनी ने पास पड़ा पत्थर उठाया और एरिक का सिर उसे कुचल दिया। फिर वो वहीं बैठकर रोने लगा। उधर चार्ल्स अपने खिलाफ सारे सबूत नष्ट कर रहा था। उसी समय मॉर्गन की पीठ पर लगी खरोच फैलने लगी। वो चीखते हुए जागी और नहाने गई, लेकिन पानी में उसकी त्वचा फटने लगी और उसका बॉडी बदलने लगा। इसी बीच डोनी कैब से वहां पहुंचा। उसने देखा कि अपार्टमेंट की लाइट अचानक बुझ गई। उसके मन में तुरंत बुरा एहसास हुआ। वो अंदर दौड़ा, लेकिन बाथरूम खाली था। तभी एक काली परछाई उसकी आंखों के सामने से गुजरी और बैल्कनी से छलांग लगाकर अंधेरे में भाग गई। घबराया हुआ डोनी सड़कों पर दौड़ता रहा मॉर्गन को खोजने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मॉर्गन ने अपना पहला शिकार ढूंढ लिया था और उस आदमी पर टूट पड़ी। डोनी मौके पर पहुंचा, तभी पुलिस भी आ गई। उसने मॉर्गन को खून से लथपथ देखा। डोनी ने उसका नाम पुकारा और मॉर्गन एक पल को इंसान और राक्षस के बीच झूलती नजर आई। पुलिस वाली को समझ नहीं आया कि वो किसे भिड़ रही है। डोनी की चेतावनी सुनकर पुलिस वाली ने फौरन पीछे हटना चाहा। तभी उसकी गोली पास खड़ी पिकअप ट्रक के गैस टैंक पर लगी, जिसे एक जबरदस्त धमाका हुआ। उस ब्लास्ट में डोनी बेहोश हो गया। 1 साल बाद डोनी एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद था। उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और वहीं छिपा हुआ नकली प्रोफेसर चार्ल्स अब भी उस पर नजर रख रहा था और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।